नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे रिजर्व बैंक के 2 नए ग्राहक केंद्रित कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। सरकार ने कहा, संकेतकों से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर लौटी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों से जनता और सरकार के मित्र, सलाहकार और मार्गदर्शक की भूमिका निभाने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए आज से नए दिशा निर्देश जारी किए। देश में अब तक 110 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। वर्ष 1947 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आकाशवाणी दिल्ली केंद्र में आगमन के उपलक्ष्य में आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा, उत्तरी तमिलनाडु तट पर बना हवा का कम दबाव का क्षेत्र आज शाम तक धीरे धीरे कमजोर होगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाले पैरा एथलीट के प्रयासों को सम्मानित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की। और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 2020 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया। खिताबी मुकाबले में रविवार को न्यूजीलैंड से सामना होगा। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं मुकेश कुमार। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजर्व बैंक के 2 नए ग्राहक केंद्रित कार्यक्रमों आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य है कि सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच बढ़ाई जाए। इसके तहत खुदरा निवेशकों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश करने का रास्ता खुल जाएगा। निवेशक ऑनलाइन सरकारी प्रतिभूति खाते आसानी से खोल सकते हैं और उन प्रतिभूतियों का रखरखाव कर सकते हैं। यह सेवा निःशुल्क होगी। भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य है कि शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार लाया जाए। इस योजना की केंद्रीय विषय वस्तु एक राष्ट्र एक लोकपाल की अवधारणा पर आधारित है। इसके तहत एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पता होगा जहां ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, दस्तावेज जमा कर सकते हैं, अपनी शिकायतों दस्तावेजों की स्थिति जान सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं। एक बहुभाषी टोल फ्री नंबर की भी व्यवस्था की गई है जिससे शिकायतों के बारे में सभी जरूरी जानकारी प्राप्त होगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संकेतकों से स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह पटरी पर लौट आई है। कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वस्तु और सेवा कर संग्रह 1,30,000 करोड़ हो गया है और सेवा खरीद प्रबंधन सूचकांक दशक के सर्वोच्च स्तर पर है। श्री गोयल ने कहा कि कोविड महामारी ने भारत को अगले 25 वर्ष के लिए तैयारी का बड़ा अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन ने महामारी से निपटने की क्षमता तेजी से बढ़ाने का अवसर दिया है, जो किसी और देश के लिए संभव नहीं हो सका। आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि ये आयात पर रोक लगाने का माध्यम नहीं, बल्कि सकारात्मक शक्ति के साथ पूरे विश्व से जुड़ने का मिशन है। ये एक ऐसा समग्र कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य देश के 1 अरब 30 करोड़ लोगों का हित और भविष्य के लिए क्षमता निर्माण है।
श्री गोयल ने कहा कि भारत का विश्वास बहुपक्षीय, मुक्त और स्वतंत्र व्यापार में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों से जनता और सरकार के मित्र, सलाहकार और मार्गदर्शक की भूमिका निभाने की अपील की है। राष्ट्रपति भवन में कल राज्यपालों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के 51वें सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि राष्ट्रीय लक्ष्यों के बारे में लोगों में जागरूकता लाने और जन भागीदारी सुनिश्चित करने में राज्यपालों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि ये प्रतिबद्धता पूरी करने के लिए उन्हें जितना अधिक संभव हो सके अपने राज्यों में समय व्यतीत करना चाहिए और लोगों से संपर्क बनाना चाहिए। श्री कोविंद ने कहा कि सरकार की पहल तथा वैज्ञानिक प्रयासों के कारण भारत कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन विकसित कर सका है। कोविड महामारी का सामना करने में विश्व का सबसे व्यापक और प्रभावी अभियान भारत में चलाया गया। हमारे सभी कोरोना योद्धाओं ने असाधारण त्याग और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। सरकार की अभूतपूर्व पहल एवं हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों के प्रयासों के बल पर देश में वैक्सीन का विकास और विशाल पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है। देशवासियों को महामारी से बचाने के अभियान में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही हम विश्व समुदाय की सहायता भी कर रहे हैं। भारत की वैक्सीन मैत्री पहल की सराहना विश्व स्तर पर हो रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राज्यपालों से केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की निगरानी में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जन कल्याण के लिए दी गई राशि सही उद्देश्य के लिए खर्च हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपालों से अपने राज्य के दूरदराज के गांवों में जाने और लोगों की समस्याओं की जानकारी के लिए पड़ोसी राज्यों के राज्यपालों से नियमित संपर्क रखने को कहा। श्री मोदी ने कहा कि महामारी के दौरान करेंसी नोट छापने और राहत देने का रास्ता नहीं अपनाने के लिए उन्हें अर्थशास्त्रियों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अब पूरे विश्व के अर्थशास्त्री संकट से निपटने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि को गति देने के भारत के आर्थिक मॉडल की सराहना कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सम्मेलन में स्वागत भाषण में कोविड महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक राष्ट्र, एक जन, एक मन के मंत्र के साथ इस महामारी के खिलाफ संघर्ष में भारत की सफलता की सराहना कर रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक राष्ट्र, एक जन, एक मन, इस सूत्र को चरितार्थ करते हुए जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई, आज पूरी दुनिया वो लड़ाई लड़ने की हमारी पद्धति और मिली हुई सफलता की भूरी भूरी प्रशंसा करती है। इस महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जी ने लगभग 20 बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर और कई बार व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर भी राज्यों का मार्गदर्शन किया। और इस महामारी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यपालों के साथ भी बैठक कर कोविड महामारी के लिए राजभवन क्या कर सकता है, इसके लिए भी बात की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो आज से लागू हो गए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल www.newdelhiairport.in पर स्वघोषणा पत्र भरना होगा। उन्हें कोविड-19 की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट भी पोर्टल पर डालनी होगी। RT-PCR टेस्ट यात्रा से 72 घंटे पहले का होना चाहिए। दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक यात्री रिपोर्ट के समर्थन में घोषणा पत्र डालेगा और फर्जी पाए जाने पर उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। विमानन कंपनियों को केवल उन्हीं यात्रियों को विमान में बैठाने की अनुमति होगी जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर स्वघोषणा पत्र भरा होगा तथा RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड की होगी। विमान में बैठते समय यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और उन्हीं यात्रियों को बैठने की अनुमति होगी जिनमें कोई लक्षण नहीं पाए जाएंगे। भारत पहुंचने पर अगर किसी यात्री में कोई लक्षण पाया जाता है तो उसे तुरंत अलग कर दिया जाएगा और स्वास्थ्य नियमों के अनुसार चिकित्सकीय देखरेख में रखा जाएगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कई देशों का भारत के साथ राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त टीकाकरण प्रमाण पत्र या विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त टीकों को लेकर परस्पर समझौता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को विमान में बैठने के दौरान और पहुंचने के बाद की जांच से छूट होगी।
देश में अब तक 110 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 74 करोड़ 65 लाख पहली खुराक और 36 करोड़ 8 लाख दूसरी खुराक के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 48 लाख 76 हजार से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हर पात्र नागरिक को कोविड टीका लगाना सुनिश्चित करने को कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत में श्री मांडविया ने विभिन्न हितधारकों के सहयोग से ये लक्ष्य हासिल करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने हर घर दस्तक अभियान के बारे में कहा कि टीका लगाने के लिए हर घर तक पहुंचें और लोगों को टीके की दोनों खुराक लेने के लिए प्रेरित करें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे रिजर्व बैंक के 2 नए ग्राहक केंद्रित कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। सरकार ने कहा, संकेतकों से पता चलता है भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर लौट आई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों से जनता और सरकार के मित्र, सलाहकार और मार्गदर्शक की भूमिका निभाने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए आज से नए दिशा निर्देश जारी किए। देश में अब तक 110 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। वर्ष 1947 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आकाशवाणी दिल्ली केंद्र में आगमन के उपलक्ष्य में आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा, उत्तरी तमिलनाडु तट पर बना हवा के कम दबाव का क्षेत्र आज शाम तक धीरे धीरे कमजोर होगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाले पैरा एथलीट के प्रयासों को सम्मानित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की। और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 2020 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस है। ये दिवस वर्ष 1947 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आकाशवाणी दिल्ली आगमन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। 70 वर्ष पहले ये दीपावली का दिन था जब महात्मा गांधी विभाजन के बाद भारत आए शरणार्थियों से मिलने हरियाणा के कुरुक्षेत्र नहीं पहुंच सके। तब उन्होंने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश देने का निर्णय लिया। 12 नवंबर 1947 को गांधी जी ने आकाशवाणी से पहली और अंतिम बार लोगों को संबोधित किया था। गांधी जी ने कहा था कि उन्होंने आकाशवाणी के माध्यम को ईश्वर की चमत्कारिक शक्ति के रूप में देखा। गांधी जी ने अपना संबोधन ये कहकर शुरू किया कि परेशानियों का सामना कर रहे मेरे भाइयों और बहनों, मैं नहीं जानता कि सिर्फ आप या और भी लोग मुझे सुन रहे हैं। जब मैंने सुना कि आप लोगों में करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं, तो मुझको बड़ा दुख हुआ, मुझे चोट लगी और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं, लेकिन ये हो नहीं सकता था। तो घनश्याम दास जी ने शायद सूचना की कि अगर मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा। मैंने कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है या तो कहो कि जगत की, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता हूं तो उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना, ये मेरा जीवन भर का मंत्र है। आकाशवाणी के अस्तित्व में आने से 13 वर्ष पहले भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हो चुकी थी। जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने देश का पहला प्रसारण किया था। इसके 5 महीने बाद कलकत्ता रेडियो क्लब की स्थापना की गई थी। अप्रैल 1930 में उद्योग और श्रम विभाग के अंतर्गत भारतीय प्रसारण सेवा ने प्रायोगिक तौर पर संचालन शुरू किया। 8 जून 1936 को ये सेवा आकाशवाणी के नाम से देश के सामने आई। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली से आज दोपहर बाद 3 बजे एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसे एफएम गोल्ड और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर सुना जा सकता है। इसे देखते हुए आज एफएम गोल्ड पर मनी मैटर्स कार्यक्रम दिन के 3 बजे की जगह 3:30 बजे प्रसारित होगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पैरा एथलीटों को सम्मानित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की है। कल मेरठ में टोक्यो पैरालंपिक के पदक विजेताओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित समारोह में मंत्री ने कहा कि कुल विजेताओं में से 7
पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने मेरठ खेल सामान उद्योग द्वारा खेलों को बढ़ावा देने में योगदान के लिए उनकी सराहना की। श्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के निर्णय की भी सराहना की। ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दुबई में दूसरे सेमीफाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। दुबई में रविवार को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव का क्षेत्र अभी चेन्नई से लगभग 40 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व उत्तरी तटवर्ती तमिलनाडु पर केंद्रित है। इसके पश्चिमोत्तर दिशा में बढ़कर आज शाम तक कमजोर पड़ जाने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि इसके असर से आज राज्य के उत्तरी जिलों में भारी वर्षा जारी रहेगी। 11 जिलों में आज शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उत्प्रेरित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में शुरू हुआ था। 1919 में गांधी जी के नेतृत्व में किए गए असहयोग आंदोलन के साथ स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। इसी दौरान पारित भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीयों की मांग के अनुरूप शासन की सभी शाखाओं में उनकी अधिक भागीदारी का प्रावधान नहीं किया गया था। ब्रिटिश राज व्यवस्था के एक खास वर्ग के बीच भी भारत को प्रभुत्व का दर्जा देने की मांग बढ़ रही थी। इसलिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के कार्यान्वयन की जांच के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने साइमन रिपोर्ट को अनुकूल न मानते हुए 1929 में लंदन में गोलमेज सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित करने का निर्णय लिया। ऐसे 3 सम्मेलनों का आयोजन किया गया। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक आयोजित किया गया था। सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। नतीजतन कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, लेकिन अन्य भारतीय दलों के प्रतिनिधि और कई शासक इसमें शामिल हुए। पहले गोलमेज सम्मेलन के परिणाम कुछ खास नहीं रहे और भारत में सविनय अवज्ञा जारी रही। ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत में संवैधानिक सरकार का भविष्य तय करने में शामिल किए जाने की जरूरत है। ब्रिटिश भारत सरकार ने गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कांग्रेस के राजनीतिक नेताओं को रिहा कर दिया। पहले गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री ने महात्मा गांधी को वायसराय लॉर्ड इरविन से बातचीत के लिए मनाने की कोशिश की। मार्च 1931 में वार्ता के बाद गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। 12 नवंबर प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि भी है, जिन्हें महामना भी कहा जाता है।
उनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, फिर वे एक स्कूल शिक्षक और बाद में वकील तथा एक अखबार के संपादक बने। वे हिंदू महासभा के संस्थापक भी माने जाते हैं। असहयोग आंदोलन में मालवीय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। मदन मोहन मालवीय 1928 में लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य लोगों के साथ साइमन कमीशन के विरोध में शामिल हुए, जिसे अंग्रेजों ने भारत के भविष्य पर विचार करने के लिए स्थापित किया था। जैसे ही इंग्लैंड में ब्रिटिश खरीदें अभियान ने पैर पसारने शुरू किए, मदन मोहन मालवीय ने 30 मई 1932 को एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें भारत में भारतीय खरीदें आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया गया था। मालवीय 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में एक प्रतिनिधि थे। सरोजनी नायडू की गिरफ्तारी के बाद 1932 में दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के कुछ ही दिन बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मालवीय को 25 अप्रैल 1932 को दिल्ली में 450 अन्य कांग्रेस स्वयंसेवकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। स्वतंत्रता से पहले मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्हें 4 कार्यकाल के लिए इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। मालवीय ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास किए। सांप्रदायिक सद्भाव पर उनके 2 भाषण काफी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पहला 1922 में लाहौर में और दूसरा 1931 में कानपुर में दिया था। 1933 में कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में अपने अध्यक्षीय भाषण में मदन मोहन मालवीय ने कहा था, मैं सभी हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, पारसियों और अन्य देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि वे सभी सांप्रदायिक मतभेदों को भुला दें और सभी वर्गों के लोगों के बीच राजनीतिक एकता स्थापित करें। इस घर को देखकर हम कहते हैं कि इसका रचने वाला कोई चतुर पुरुष था, जिसने रहने वालों के सुख के लिए जो जो प्रबंध आवश्यक था उसको विचार कर घर रचा। हमने रचने वाले को देखा भी नहीं, तो भी हमको निश्चय होता है कि घर का रचने वाला कोई था। शिक्षा और समाज सेवा के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने 1911 में अपनी जमी जमाई वकालत छोड़ दी। जीवन भर संन्यास की परंपरा को निभाने के लिए उन्होंने समाज सेवा के लिए जीवन समर्पित करने की घोषित प्रतिबद्धता का पालन किया। लेकिन जब चौरी चौरा मामले में 177 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सजा सुनाई गई, तो मदन मोहन मालवीय ने अपनी प्रतिज्ञा के बावजूद उनका मुकदमा लड़ा और 156 स्वतंत्रता सेनानियों को बरी कराया। देश के शैक्षिक मानकों के उत्थान में गहरी दिलचस्पी रखने वाले मालवीय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रमुख संस्थापक थे। जनता के प्रति मदन मोहन मालवीय की चेतना ने उन्हें हिंदी भाषा के साप्ताहिक अभ्युदय, द लीडर ऑफ इलाहाबाद, अंग्रेजी भाषा के एक दैनिक और हिंदी मासिक मर्यादा के प्रकाशन के लिए प्रेरित किया। मदन मोहन मालवीय को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि में शामिल देशों के शिखर सम्मेलन COP26 के बारे में आकाशवाणी से विशेष श्रृंखला COP26 एक्सप्लेनर का प्रसारण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन की रोकथाम में भारत अमेरिका साझेदारी की। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के हिंद प्रशांत कार्यालय के निदेशक जॉन स्मिथ ने कहा है कि भारत और अमेरिका जलवायु परिवर्तन के कारणों और असर से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रहेगा। कोलकाता और मुंबई में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। गुवाहाटी और अगरतला में सुबह कोहरा छाये रहने और दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान है। आइजोल और इम्फाल में आमतौर पर बादल छाये रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या खास है।
मुकेश, राज्यपालों और उपराज्यपालों के सम्मेलन की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने राष्ट्रपति का बयान देते हुए लिखा है, राज्यपाल की भूमिका जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने और राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने में बेहद अहम है। पंजाब केसरी के अनुसार राष्ट्रपति ने राज्यपालों से कहा कि वे राज्य के लोगों के कल्याण और सेवा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार अरुणाचल में चीन का गांव, भारतीय विदेश मंत्रालय की दो टूक, हमें ना तो अवैध कब्जा मंजूर और न ही चीन के दावे। पंजाब केसरी लिखता है, कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकी ढेर। वीर अर्जुन की सुर्खी है, खुर्शीद ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किल, हिंदुत्व को बताया आईएस जैसा, पुलिस में शिकायत दर्ज। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, कोविड से लड़ाई अंतिम चरण में, ढील न बरते राज्य। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों को दी सलाह। हरी भूमि के अनुसार रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, तमाम अड़चनों के बावजूद भारत का आर्थिक परिदृश्य मजबूत बना हुआ है। नवभारत टाइम्स ने बाढ़ में बेहोश पड़े शख्स को कंधे पर उठाकर दौड़ती हुई महिला पुलिस अधिकारी का चित्र देते हुए लिखा है कि चेन्नई में मूसलाधार वर्षा के बीच महिला पुलिस अधिकारी राजेश्वरी ने मौके पर पहुंचकर बेहोश पड़े मजदूर को अस्पताल पहुंचाया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, दिन भर स्मॉग की चादर तले रही राजधानी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे रिजर्व बैंक के 2 नए ग्राहक केंद्रित कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। सरकार ने कहा, संकेतकों से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर लौटी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों से जनता और सरकार के मित्र, सलाहकार और मार्गदर्शक की भूमिका निभाने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए आज से नए दिशा निर्देश जारी किए। देश में अब तक 110 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। वर्ष 1947 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आकाशवाणी दिल्ली केंद्र में आगमन के उपलक्ष्य में आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा, उत्तरी तमिलनाडु तट पर बना हवा का कम दबाव का क्षेत्र आज शाम तक धीरे धीरे कमजोर होगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पैरा एथलीट के प्रयासों को सम्मानित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की। और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 2020 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया। खिताबी मुकाबले में रविवार को न्यूजीलैंड से सामना होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।